वेलकम गाइस बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल, मॉडर्न और न्यू लिबरलिज्म। तो जो पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं, ऑप्शनल के स्टूडेंट, उनको पहले बहुत दिक्कत आती है इन चीजों को समझने में कि क्या है क्लासिकल, क्या है मॉडर्न, क्या है न्यू लिबरलिज्म। इसके लिए एक बेसिक सा लेक्चर है, ये एडवांस लेक्चर नहीं है, इससे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार अगर इस लेक्चर को आप सुनेंगे और उसके बाद अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो अच्छे से आप चीजें रिटेन कर पाएंगे। तो इसमें हम पूरा एवोल्यूशन भी समझेंगे कि किस तरीके से ये लिबरलिज्म की विचारधारा आई कहां से, और इनमें जो चेंजेस आए क्लासिकल लिबरलिज्म से आते आते मॉडर्न लिबरलिज्म तक, जो जो चेंजेस आए वो किस वजह से आए, कौन से वो इवेंट्स थे जिसकी वजह से लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में इतने डाइवर्स चेंजेस आए और इतने लंबे टाइम तक लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी खुद को एडेप्ट कर पाई नए चेंजेस से। अदरवाइज मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म जैसी विचारधाराएं ये तो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के साथ लगभग लगभग समाप्ति हो गई। लिबरलिज्म कैसे इतना फैला, इसकी हम एक बार हिस्ट्री जानेंगे। देखो, सबसे पहले अगर आपको ये तीनों आइडियोलॉजीज को समझना है, इनके एवोल्यूशन को समझना है, तो चलो थोड़ा हिस्ट्री में वापस जाते हैं। हिस्ट्री में वापस जाते हैं हम, लगभग लगभग 13वीं या 14वीं सदी में वापस जाते हैं। क्या था यूरोप में उस वक्त? यूरोप में उस टाइम जितनी भी पावर थी वो या तो चर्च में बंटी हुई थी, या फिर जो फ्यूड होते थे, जो सामंत थे वहां के, वो फ्यूडलिज्म की वजह से सारी पावर यूरोप की इन दो एंटिटीज के पास थी। फिर 15वीं सदी तक आते आते, मतलब 1400 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं, तब तक आते आते चर्च बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गई थी। ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ना रह के वहां पे एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन चुकी थी। सारे फ्यूड, सारे सामंत, ये सब चर्च के अंडर आ चुके थे। और यूरोप में जितनी भी कंट्रीज थी उसका कोई भी ऐसा किंग नहीं था जो पावरफुल हो। जैसे आज के दौर में पॉलिटिकल एंटिटीज आर मोस्ट पावरफुल, वो रिलीजन को चेंज रखने की भी पावर रखते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में सबरीमाला इशू हुआ तो रिलीजन को इन्फ्लुएंस करने की पावर है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में, पर उस वक्त जो यूरोप में था वो चर्च का दबदबा था सर। और ये चर्च करप्ट भी बहुत हो चुकी थी, इसने बहुत पैसा खाना शुरू कर दिया था। इवन ये माना जाता है कि 15th सेंचुरी तक आते आते 70% ऑफ नेशनल वेल्थ ऑफ जर्मनी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ चर्च। तो चर्च इतना इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ये पावरफुल हो गई थी। लेकिन सर, पावर डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट रैशनैलिटी। पावर को कहीं पे अगर आपको रखना है तो वहां रैशनैलिटी होनी चाहिए, दिमाग के बिना नहीं चलेगी ये बात। लेकिन जो चर्च थी उस वक्त, उसमें रैशनैलिटी की कमी थी सर, रैशनैलिटी की कमी थी। वो इरेशनल बातें सोचती थी। फॉर एग्जांपल चर्च में उस वक्त जो यूरोप में उस टाइम जिस तरीके का जो माहौल था, चर्च ने गैलीलियो को पनिश कर दिया, निकोलस कोपरनिकस को पनिश कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चर्च के एक जो फेमस उस टाइम की जो चीजें चर्च मानती थी कि अर्थ इज फ्लैट। चर्च मानती थी कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ये दो ऐसी चीजें थी जो चर्च उस वक्त मानती थी। निकोलस कोपरनिकस ने कहा नहीं, अर्थ सेंटर नहीं है सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम घूमता है, अर्थ घूमती है सन के चारों ओर, सन अर्थ के चारों ओर नहीं घूमता। अर्थ रोटेट्स, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इट ऑर्बिट्स द सन। ये बात किसने कही? निकोलस कोपरनिकस ने। चर्च को बुरी लग गई, तू हमारे खिलाफ कैसे बोलेगा। चर्च ने इस आदमी को पनिश कर दिया था। गैलीलियो को भी पनिश किया, राइट? गैलीलियो को भी चर्च ने पनिश किया। तो इस तरीके से रैशनैलिटी के खिलाफ चर्च उस वक्त जाने लग गई थी। अब बंदे वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में वहां के लोग आ गए। क्योंकि सर, जहां भी इरेशनल चीजों का एक्सट्रीम होगा वहां पर सोसाइटी रिवोल्ट करेगी, एक नया सिस्टम वहां एग्जिस्ट होगा ही होगा। इस वजह से यूरोप में क्या आया? यूरोप में आया रेनेसां, जिसे हम कहते हैं पुनर्जागरण। यूरोप में आया रेनेसां।
इसे ही हम कहते हैं पुनर्जागरण। रेनेसां की वजह से क्या हुआ? रेनेसां की वजह से क्या हुआ? सोशल चेंजेस आने वहां शुरू हो गए। सोसाइटी में जो हायरार्की बनी हुई थी, जो कास्टिज्म था, ये सारी चीजों का वहां पे विरोध होना शुरू हो गया। साथ में वहां आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सारी चीजों की फील्ड में काफी ज्यादा तरक्की हुई यूरोप में। लेकिन सर, अब तक प्रॉब्लम थी पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स की, वो वैसी ही रही। अरे जो पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि भैया अरिस्टोटल के बाद यूरोप में कोई अच्छा पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आया ही नहीं। हम एग्जिस्ट कहां करते हैं? कोई अच्छा पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आया ही नहीं। रेनेसां में सोशियोलॉजिस्ट ने तरक्की कर दी, जिनको सोसाइटी में चेंज लाने थे उन्होंने चेंज ला दिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये बहुत ज्यादा फ्लरिश करने लगा, ट्रेड फ्लरिश करने लगा, इंडस्ट्रियलिस्ट फैल गए। लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट आज भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। ऐसे में एक आदमी आया, रॉबर्ट फिल्मर। रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी एक बुक लिखी, पैट्रियार्क करके। इस बुक में रॉबर्ट फिल्मर ने कहा कि चर्च को हटा दो एंड किंग शुड बी ऑल पावरफुल एंड द किंगशिप शुड बी बेस्ड ऑन पैट्रियार्की। किंग शुड बी ऑल पावरफुल। क्यों? क्योंकि किंग को राजा का दूत बनाकर भेजा गया, किंग को भगवान का, ईश्वर का दूत बना के भेजा गया है इस धरती पे, इसलिए किंग को सारी पावर दे दो। ये किसने कहा? रॉबर्ट फिल्मर ने। इस वजह से यूरोप में नेशन स्टेट्स आना शुरू हो गए। नेशन स्टेट्स माने ऐसे राज्य जो नेशनैलिटी पे बेस्ड हो, ऐसी सरकारें जो नेशनैलिटी पे बेस्ड हो। जर्मनी की अलग, जितने भी जर्मन नेशनैलिटी के लोग हैं वो इकट्ठा आएंगे, अपना एक स्टेट बनाएंगे, उसकी एक सरकार होगी। इस तरीके के नेशन स्टेट आना यूरोप में उस वक्त शुरू हो गए रेनेसां के बाद। लेकिन सर, दिक्कत ये हुई कि ये जो अथॉरिटी एब्सोल्यूट वे में स्टेट को देने की बात कही गई, इस वजह से यूरोप में एक नया एरा ऑफ टोटलिटेरियनिज्म शुरू हो चुका था। अब जो एक्सप्लॉयटेशन चर्च करती थी, वही काम राजा ने करना शुरू कर दिया, स्टेट ने करना शुरू कर दिया। जैसे मैकियावेली का वो जो द प्रिंस था, प्रिंस को मैकियावेली क्या डायरेक्शन देता है? प्रिंस को मैकियावेली डायरेक्शन देता है कि अगर तुझे सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है तो तू लॉजिक का इस्तेमाल करके एक कैलिब्रेटेड वे में पावर का, फोर्स का यूज कर अपनी जनता पे, लेकिन कैलिब्रेटेड वे में। ठीक है, तो एक तरीके से एब्सोल्यूटिस्ट राजा वहां पे पैदा हो गए, लोगों को स्वीकार नहीं हुआ। इस वजह से लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी एग्जिस्टेंस में आई। अब आए हॉब्स, फिर लॉक, फिर आए रोusseau। हॉब्स ने क्या बोला? हॉब्स ने बोला था, अगर आपको बेसिक पता है, हॉब्स ने बोला कि भैया आदमी के पास जिंदा रहने का अधिकार है। एक्चुअली हॉब्स जिस जमाने के थे वो था 1648 के आसपास। ये एक ऐसा जमाना था जब यूरोप में अफरा तफरी फैली हुई थी, अफरा तफरी, लोगों के अधिकारों की कोई, मतलब उनके राइट्स की कोई थी ही नहीं, वहां पे सम्मान ही नहीं हो रहा था उनके राइट्स की। इसलिए हॉब्स बड़ा टेंशन में आ गया कि यार ये क्या हो रहा है, लोगों के साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो सकता है, लोगों की जानें जा रही है। और हॉब्स ने माना कि भाई आदमी की जानें इसलिए जा रही है इस टाइम में क्योंकि आदमी बड़ा निर्दयी है, और इफेक्टिव कंट्रोल उस वक्त यूरोप में था ही नहीं इंसान पे। इसलिए हॉब्स ने बोला कि भैया आदमी का जीने का अधिकार कभी नहीं छीना जाना चाहिए, और ये जीने का अधिकार तभी उसको दिया जा सकता है अगर आदमी पे कंट्रोल रखेगा, मतलब एक दूसरा आदमी दूसरे आदमी को नहीं मारेगा। इसके लिए स्टेट को ऑल पावरफुल बना दो, सारे राइट्स स्टेट को दे दो, लेकिन आदमी के पास जो जिंदा रहने का अधिकार है वो एब्सोल्यूट है। स्टेट का ये काम होना चाहिए कि हर आदमी के राइट टू लाइफ वो सिक्योर कर सके। ये कहा हॉब्स ने। फिर आया जॉन लॉक ने बोला नहीं,
ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जॉन लॉक जिस टाइम में था वो हॉब्स का टाइम नहीं था, वो उससे 20-30 साल बाद आया। उस वक्त था सर ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो रहा था इंग्लैंड में, यूरोप में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो रहा था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन का मतलब है कि जो राजा थे यूरोप के, उन्होंने खुद ही वॉलंटरली लोगों को अपनी पूरी सत्ता दे दी, बोल दिया कि हाँ ठीक है हम डेमोक्रेसी लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जॉन लॉक को क्या लगा? जॉन लॉक को लगा कि आदमी तो बड़ा अच्छा है, आदमी का नेचर बड़ा अच्छा है। देखो राजा ने अपनी पूरी पावर छोड़ दी डेमोक्रेसी लाने के लिए, आदमी बड़ा अच्छा है, वो अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता है, वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करता नहीं है, उसके पास रैशनैलिटी है, वो अपने एक्शंस को खुद गवर्न कर सकता है। ये बोला जॉन लॉक ने। इसलिए उसने बोला कि तब अगर आदमी इतना अच्छा है तो उस पे इतनी बंदिशें थोपने की जरूरत ही क्या है, स्टेट को इतना पावरफुल बनाने की जरूरत ही क्या है। इसलिए हॉब्स ने जो बोला कि स्टेट को ऑल पावरफुल बना दो, बस राइट टू लाइफ रखो लोगों के पास, वो बात उसने गलत बोली। जॉन लॉक ने ऐसा कहा। इसलिए जॉन लॉक ने बोला कि अब स्टेट को रिस्ट्रिक्ट कर दो, स्टेट को रिस्ट्रिक्ट कर दो, स्टेट के पास सिर्फ 3 पावर दो, 3 पावर्स दो, 3 पावर्स स्टेट के पास दो। क्या होनी चाहिए वो? कि जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, जो सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। स्टेट का बस एक काम होना चाहिए कि लोगों के इन राइट्स को वो सिक्योर कर सके और एक्सटर्नल सिक्योरिटी लोगों को प्रदान करे। मतलब बाहर से अगर एग्रेशन होगा तो स्टेट लड़ेगा, बस ये काम दे दो स्टेट को, बाकी सारे राइट्स दे दो लोगों को। इसी से आपकी लिबरलिज्म की शुरुआत हुई और इसी को हम क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं। बाद में एडम स्मिथ ने और जेरेमी बेंथम जैसे ऐसे लोग आए। जेरेमी बेंथम तो यूटिलिटेरियन भी थे, तो इन लोगों ने, एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम ने कहा कि ठीक है स्टेट को इतना लिमिटेड करो। बेसिकली इनकी लाइन यही थी जो जॉन लॉक ने कहा। ठीक है, तो क्लासिकल लिबरलिज्म कंप्लीट। क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है कि स्टेट को रिड्यूस कर दो, इसकी पावर्स कम कर दो जितनी कर सको, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी दो। ये क्या बिलीव करता है क्लासिकल लिबरलिज्म? बिलीव करता है कि लोगों के पास दिमाग है, उनके पास रैशनैलिटी है, वो अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं, उनके पास जस्टिस करने की क्षमता है, वो किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। स्टेट ऑफ नेचर में लोगों का नेचर अच्छा है, सपोर्टिव है। ये है क्लासिकल लिबरलिज्म के पोस्टुलेट्स, बेसिक पोस्टुलेट्स। फिर आते हैं सर हम मॉडर्न लिबरलिज्म के टाइम में। 1910-1920 के टाइम में क्या हुआ? अब इस क्लासिकल लिबरलिज्म की वजह से क्या हुआ कि इंडस्ट्री फ्लरिश करनी शुरू हो गई। लोगों के पास एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया। मतलब लोगों को बोला कि तुम जितनी प्रॉपर्टी ले सको तुम ले सकते हो, तुम पे कोई प्रॉपर्टी का रिस्ट्रेन नहीं होगा। इस राइट की वजह से क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियलिज्म, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में हुआ, इस वजह से अमीर अमीर होते चले गए और जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन काफी होने लगा, बहुत ज्यादा होने लगा। क्यों? क्योंकि अमीरों को प्रॉपर्टी रखने पे कोई रिस्ट्रेन ही नहीं लगाया गया, उन पे कोई ऐसा रिस्ट्रेन नहीं था। तुम जितनी मर्जी प्रॉपर्टी रख लो, उतनी प्रॉपर्टी तुम रख सकते हो। और प्रॉपर्टी की पावर का यूज करते हुए उन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने पॉलिटिक्स को कैप्चर कर लिया। अब जब पॉलिटिक्स उनके हाथ में, मतलब रेगुलेशन उनके हाथ में, रेगुलेशन उनके हाथ में, मतलब अब वो वही करेंगे जो उनको बेस्ट सूटेड होगा। बेस्ट सूटेड इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये था कि वो ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को एक्सप्लॉइट करें, उनको कम से कम मजदूरी दो और उनके प्रोडक्ट से ज्यादा बेनिफिट अपने लिए लो, ज्यादा से ज्यादा अपने लिए बेनिफिट निकालो। इस वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए फ्रस्ट्रेट। ऐसे में आया कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बोला कि सत्ता छीन लो इन अमीरों से और गरीबों में बांट दो, इंडस्ट्रियल वर्कर्स में बांट लो। देयर शुड बी अ स्टेट ऑफ मोनार्की, there should be an absolutist state composed of the industrial workers. कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट, दे हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेंज। कार्ल मार्क्स ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी कि भैया तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, वर्कर्स के पास, मजदूरों के पास, तुम्हारे पास बस अपनी बेड़ियां खोने के लिए है। ऐसी स्टेटमेंट्स दी कार्ल मार्क्स ने। इसी वजह से अब लिबरल डर गए।
लिबरल्स डर गए, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा फेमस होने लगी, वर्कर्स काफी पसंद करने लगे कार्ल मार्क्स के आइडिया को, उन्हें लगने लगा कि भैया हमारी तो अपनी सरकारें बनेगी। इस वजह से वर्कर्स ने कई सारी रेवोल्यूशन लाई। इनमें से एक थी रशियन रेवोल्यूशन। रशिया में कम्युनिज्म फैला, इस वजह से लिबरल अब थोड़ी डर गए, बहुत डर गए कि भैया करना पड़ेगा कुछ, वर्कर्स को कैसे तो सेटिस्फाई करो, कुछ तो लॉलीपॉप पकड़ाओ इन्हें ताकि ये शांत रहे। इसलिए आया मॉडर्न लिबरलिज्म। मॉडर्न लिबरलिज्म ने क्या कहा कि नहीं भैया, तुमने जो पहले बात की थी, टीएच ग्रीन और हारोल्ड जे लास्की जैसे लोगों ने कहा कि तुमने जो पहले बात की थी कि स्टेट को लिमिट कर दो और आदमी को अनलिमिटेड लिबर्टी दे दो, लिबर्टी टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ये बात गलत थी। इन्होंने कहा कि भैया स्टेट को लिमिटेड पावर दे दो ताकि वो आम लोगों के, जो गरीब लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। और इसी को हम कहते हैं जनरल वेलफेयर वाला स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट। ये आइडियोलॉजी किसने रखी? हैरोल्ड जे लास्की और टीएच ग्रीन ने। इस वजह से ही आपकी ऐसी स्टेट आई जिससे कि एक ऐसी स्टेट का इनोवेशन हुआ जिसमें सब लोगों के वेलफेयर की बात होती हो। वेलफेयर स्कीम्स ऐसी स्टेट लॉन्च करती है। क्यों आया ये? क्योंकि कम्युनिज्म का इंपैक्ट बढ़ रहा था, लोकप्रिय हो रहा था कम्युनिज्म ज्यादा। और अब मॉडर्न लिबरलिज्म चला आपके 1990s तक। क्यों? क्योंकि सर 1990s वो जमाना है जब तक कम्युनिज्म और लिबरलिज्म के बीच टसल थी, जारी थी। यूएसए का कैंप और यूएसएसआर का कैंप 1990 तक ये लड़ते रहे, और कोई भी लिबरल स्टेट उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता था कि अपने वेलफेयर पॉलिसीज को वो हटा दे, अपनी वेलफेयर पॉलिसीज को वो ड्रॉप कर दे। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो गरीबों के कल्याण वाली योजनाएं हटा देते, वैसे ही गरीब रिवोल्ट कर देते, यूएसएसआर अपने वहां पे भेज देता अपने कुत्ते, और एकदम से रेवोल्यूशन हो जाती। सॉरी, दिस इज नॉट द राइट वर्ड, सॉरी। तो यूएसएसआर अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां भेज देता और रेवोल्यूशन हो जाती, राइट। इसीलिए मॉडर्न लिबरल जो स्टेट्स थे, इन्होंने 1990 तक अपनी ये पॉलिसी जनरल वेलफेयर की जारी रखी। नेक्स्ट आता है 1990। सर यूएसएसआर खत्म हो गया, इसका मतलब अब जो कम्युनिस्ट थे वो बहुत कमजोर हो गए, और लोगों को लगने लगा कि चलो बिजनेसमैन फिर से एक्टिव हो गए। इन्होंने फंड करना शुरू कर दिया पॉलिटिकल साइंटिस्ट को कि भैया ऐसी थ्योरी लाओ जिससे हम बिजनेस एक्सपेंड कर सके, जिससे हम ग्लोबल मार्केट एक्सपेंड कर सके। ऐसे ही टाइम में वेस्ट में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ग्रो कर रही थी, इनको ईस्ट में एक्सपेंड करना था, इसलिए इसके लिए थ्योरी बड़ी जरूरी थी। क्यों? क्योंकि माहौल भी तो बनाना होता है ना न्यूज़पेपर में। अच्छा, न्यूज़पेपर में कोई एडिटोरियल लिखेगा तभी तो लोग समझेंगे कि हाँ इसका हमें ये फायदा होगा। एडिटोरियल कौन लिखेगा? यही लोग, पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग। तो इन्होंने ये जो फ्रेडरिक हैक हो गया, कार्ल पॉपर हो गया, मिल्टन फ्रीडमैन हो गए, ऐसे लोगों के सपोर्ट से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि भैया ये जो स्टेट को तुमने अब पावर दे दी थी, एक्सेस पावर दे दी थी जनरल वेलफेयर की, इस पावर को वापस छीन लो। स्टेट का कोई रोल नहीं है मार्केट में, लोग अपना भला खुद से सोच लेंगे। अब इन्होंने कहा कि भैया लोगों का भला स्टेट की फंक्शनिंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट अगर मार्केट में एंट्री करेगा तो मार्केट इनएफिशिएंट हो जाएंगे। क्या हुआ था मॉडर्न लिबरलिज्म के बाद स्टेट ने लोगों के वेलफेयर करने के लिए कई सारी अपनी कंपनियां शुरू कर दी, और वो कंपनियां फेल हो गई। जैसे इंडिया में हमारी एयर इंडिया को अभी वो सेल करना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राइट। इसी तरीके से जो सरकारी कंपनियां हैं वो फेल होने लगी। ऐसे में जो कार्ल पॉपर जैसे लोग थे, मिल्टन फ्रीडमैन जैसे लोग थे, मिल्टन फ्रीडमैन एक इकोनॉमिस्ट था, इन्होंने कहा कि भैया छोड़ो इस पॉलिसी को, तुम्हारा कोई काम नहीं है मार्केट में, तुम बस रेगुलेट करो, और रेगुलेट भी जितना कम हो सके उतना कम रेगुलेट करो, लोगों के वेलफेयर का काम मार्केट देखेगी। मार्केट जितना ग्रो करेगा उतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होगी, जितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होगी उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी, जितनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उतना ज्यादा उनका वेलफेयर वो खुद कर लेंगे। तुम क्यों बाप बन रहे हो उसके?
इसी को कहते हैं न्यू लिबरलिज्म। इन्होंने कहा कि रोल बैक द स्टेट। आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एंड थैंक यू सो मच। Follow the channel, subscribe the channel, and you can also subscribe to our Telegram channel. Link is given in the description box, and give your reviews to the video. And I hope the video was helpful. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।